मैं तो अब शिद्दत हैरत से गुम था और उस दरवाजे को ही मैं देखता रहा जहाँ से हमीदा बाहर निकल गई थी। लड़की ने तो मेरे दिमाग के सारे तार हिला दिए थे। उसका बाप यकीनन कमर फारूक अली का ही आदमी होगा जिसने यहाँ जासूसी के लिए इस बेचारी बच्ची को छोड़ दिया है। ऐसी मासूम लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दी थी, जो सारी बातें मुझे बताकर गई थी, वो भी एक अजनबी शख्स को। बड़े ताज्जुब की बात थी कि उसने मुझे सारी बातें, राज की बातें बता दी। मैं तो विजय सिंह का मेहमान था। यह आखिर किस्सा क्या है? मेरा दिमाग अब चकराने लगा था। मुझे कुछ सोच समझ नहीं पड़ रही थी। ये तजस्सुस सीने में दबाकर ही मुझे रह जाना पड़ा। काफी वक्त गुजरा। उसके बाद गंगाधर फिर से मेरे पास आ गया। गंगाधर एक अच्छी शख्सियत का मालिक था और वो खुद भी क्योंकि देव सिंह का शिकार हो चुका था, इसीलिए देव सिंह के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत मौजूद थी। तभी मैंने गंगाधर से कहा, हैरानी की बात है गंगाधर, ठाकुर विजय सिंह तो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता या कोई ऐसी तरतीब हो जाए जिससे ठाकुर विजय सिंह और कमर फारूक अली के दरमियान ये दुश्मनी खत्म होकर दोस्ती हो जाए? गंगाधर बोला, साहब जी महाराज, ये तो हो सकता है। मैंने कहा, कैसे हो सकता है? तो वो कहने लगा, ये एक ही वजह से मुमकिन है और ये एक ही सूरत में मुमकिन है। मैंने कहा, कौन सी सूरत? तो उसने कहा, देव सिंह को मरवा दिया जाए। तभी मैंने उससे कहा, क्या ये आसान काम है गंगाधर की देव सिंह जैसे इतने बड़े खतरनाक इंसान को मरवा देना? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने मुस्कुराकर गंगाधर की तरफ देखा। तभी मैंने फिर से गंगाधर से पूछा, क्या ठाकुर विजय सिंह के यहाँ मुसलमान मुलाजिम भी मौजूद हैं? मुसलमान नौकर हैं इनके यहाँ? तो वो कहने लगा, है नहीं, थे साहब। पहले बहुत सारे मुसलमान मुलाजिम यहाँ पर थे, लेकिन कमर फारूक अली ने उन्हें वहाँ से उठाकर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और अच्छी पैसे उन्हें देने लगा। मैंने उससे पूछा, मतलब अब तुम्हारा ये है कि यहाँ पर कोई भी मुसलमान नहीं है? तो वो कहने लगा, नहीं। तो मैंने कहा, क्या इम्कान है इस बात से तुम्हारा? क्योंकि मैं ये सवाल बेमकसद ही किए जा रहा था, क्योंकि हमीदा ने मुझे साफ बताया था कि विजय सिंह ये नहीं जानता कि हमीदा एक मुसलमान लड़की है और उसे किस षड्यंत्र की वजह से यहाँ भेजा गया है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि गंगाधर को भी नहीं पता है कि हमीदा एक मुसलमान लड़की है और यहाँ पर हिंदू बनकर वो काम कर रही है। तो फिर मुझे क्यों बताया आखिर उसने ये राज? आखिर ऐसी क्या बात थी जो मुझे वो ये राज बताकर चली गई? ये राज अब मुझे खुशी देने के बजाय उल्टा परेशान कर रहा था। उसके बाद मुझे हमीदा अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आई थी। वैसे भी यहाँ पर किसी को तलाश करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी थी और बहुत वसी कमरे थे और इलाका बहुत बड़ा था, इसलिए किसी को आसानी से नहीं ढूंढ सकते थे। उसके बाद मेरी विजय सिंह से मुलाकात हुई। विजय सिंह मुझसे मिलकर बोले, कहिए शाजिल मियाँ, क्या हाल चाल हैं आपके? किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको यहाँ पर? तो मैंने भी उनसे कह दिया, नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपकी खिदमत और आपकी ये मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी है, बस एक तकलीफ हो रही है जो दिल ही दिल में मुझे खाए जा रही है। ठाकुर विजय सिंह मेरी बात सुनकर बोले, हमें बताओ शाजिल मियाँ, क्या तकलीफ है आपको? हो सकता है हम उसका हल कर सकें। तो मैंने उनके जवाब में उन्हें कह दिया कि इतने अच्छे लोग आपस में दुश्मनी कैसे रख सकते हैं? वो कहने लगा, मैं समझा नहीं। तो मैंने कहा, ठाकुर विजय सिंह और कमर फारूक अली इतने अच्छे हैं तो इनमें दुश्मनी कैसी? तो विजय सिंह थोड़ा सा हैरान हुआ और कहने लगा, शाजिल मियाँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे बीच में मेरी तरफ से तो कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी दुश्मनी मैंने पैदा नहीं की है। ये तो कमर फारूक अली ने ही हाथ रहकर दुश्मनी मोल ली है और वही इसे मजबूत भी करता जाता है। तभी मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, ठाकुर साहब, मैं आपसे अब एक इजाज़त चाहता हूँ। तो वो कहने लगे, हाँ बोलो शाजिल मियाँ, इजाज़त कैसी, पूछिए। तो मैंने कहा कि ठाकुर साहब, आपका मेहमान हूँ वैसे मैं, लेकिन क्या मैं कमर फारूक अली से मुलाकात कर सकता हूँ? तो वो बोले, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, तुम मेहमान हो मेरे, कोई गुलाम थोड़ी ना हो जो तुम मुझसे इजाज़त लोगे। तुम जिससे चाहो उससे मिल सकते हो शाजिल, और फिर इंसान ही तो इंसान से मिलता है, इसमें कैसी इजाज़त की ज़रूरत हो? मैंने कहा, शुक्रिया विजय सिंह। सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन वो हमीदा नाम की जो लड़की थी वो मेरे जहनों और गुमान में छा गई थी। बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में वही घूम रही थी। मैं बहुत उलझा सा सामान पैक करने लगा, क्योंकि विजय सिंह ने मुझे इजाज़त दे दी थी और गंगाधर मेरे साथ था, तो गंगाधर आखिर क्यों न जाता। मैं तैयारियां करने के बाद वहां से चल पड़ा। गंगाधर मेरे साथ सफ़र कर रहा था। तभी उसने मुझसे कहा, महाराज, क्या हम एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं गंगाधर, तुम जो चाहो वो बोल सकते हो। तो वो कहने लगा कि महाराज, विजय सिंह जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी तबीयत के मालिक हैं। आप मेरी बात को समझिए शाजिल साहब, विजय सिंह महाराज में और कमर फारूक अली में विजय सिंह महाराज ज़्यादा अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और कमर फारूक अली साहब से जब आप मिलेंगे ना तो आपको ज़रा औफत ज़रूर होगी। मैंने कहा, ऐसा क्यों?
तो वो कहने लगा, बस मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूँ कि कमर फारूक अली साहब को किला हैदर बख्श में आने की आपकी इत्तला पहले ही मिल चुकी होगी। ये बहुत मुश्किल है कि उन्हें मालूम ना हो, लेकिन मुमकिन तो यही लगता है कि उन्हें पहले से ही मालूम पड़ चुका होगा कि आप किला हैदर बख्श में आ चुके हैं, और ये बात भी उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगी कि आप एक मुसलमान हो। और अगर एक मुसलमान शख्स ठाकुर विजय सिंह के यहाँ रुकता है तो कमर फारूक अली को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यह आपको हम पहले ही बता दें शाजिल महाराज, इसीलिए आप अपना ख्याल रखें। मैंने कहा, ठीक है गंगाधर, मैं अब रास्ते पर तो आ ही चुका हूँ जो मुझे ठाकुर विजय सिंह ने बताया था। बहरहाल हम आगे बढ़ने लगे। सड़क पर इक्का दुक्का लोग चल रहे थे। वैसे कमर फारूक अली साहब की हवेली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हवेली मालूम हो रही थी। दरवाजे पर पहरेदार थे, लेकिन उनकी हवेली का दरवाज़ा जो था वो पहले से ही खुला हुआ था। मैं जब सामने उनके पहुंच गया तो एक पहरेदार ने मुझसे कहा, क्या बात है? मैंने कहा, मुझे कमर फारूक अली साहब से मिलना है। तो वो कहने लगा, क्यों मिलना है? मैंने कहा, ये मुलाकात ज़ाती नौइयत की है। तो वो कहने लगा, जी, तो आपका नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम शाजिल है। तभी दूसरा पहरेदार मुझसे बोला, पहले आपको तलाशी देना होगी, हम आपकी तलाशी लेंगे फिर ही आपको अंदर जाने देंगे। मैंने कहा, ठीक है, तलाशी ले लीजिए, मेरे पास कोई हथियार थोड़ी ना है जो मैं डरूंगा। उसके बाद मेरी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद पहरेदार मुझे अंदर लेकर चला गया। अंदरूनी हिस्से में जब मैं दाखिल हुआ तो खूबसूरत सहन था। संगे मरमर की टाइल्स वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ तरतीब के साथ लगाई गई थी। बहुत से खूबसूरत गमलों और फूलों को वहाँ पर सजाया गया था। कमर फारूक अली साहब वहीं पर मौजूद थे जहाँ मैं जा रहा था। उन्होंने लखनऊ की तर्ज का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महंगा लिबास पहन रखा था। सफ़ेद शफाफ खूबसूरत चेहरा। आसपास बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी जिन पर दूसरे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी रौनक नुमाया हो चुकी थी। लोग वहाँ से आ जा रहे थे। मैंने उन सब की भीड़ में कमर फारूक साहब को अलग ही पहचान लिया था। शान शौकत का भी अपना ही एक अंदाज होता है। जिसके अंदर शान शौकत मौजूद होती है वो अलग ही भीड़ में दिखाई देने लगता है। कमर फारूक साहब ने जैसे ही मुझे देखा तो मैंने उन्हें सलाम अर्ज किया। कहने लगे कि बैठिए, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? आप खैरियत से तो हैं? मेरा अंदाज़ा अगर गलत नहीं है तो आप शायद विजय सिंह के मेहमान हैं। मैंने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरा विजय सिंह से ही राब्ता हुआ। उन्होंने अपने यहाँ मेहमान नवाजी की मुझे दावत दी, अपने यहाँ रुकने की दावत दी, सो मैंने कबूल कर ली। तभी वो कहने लगे कि आप तो उनके घर में खाते पीते भी होंगे। इसका मतलब ये है कि वो ज़रा मॉडर्न किस्म के आदमी हैं। खैर, ये तो आपका ज़ाती मामला है। अब हमारे लिए कहिए, आपका क्या हुक्म है हम लोगों के लिए? क्या खिदमत करें हम आपकी? मैंने कहा, बात दरअसल ये है जनाब कि मैं किला हैदर बख्श के हालात देखकर बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। बहुत मुझे दुख हुआ है, दिल को मेरे ठेस पहुँची है यहाँ के हालात देखकर। आप यूँ समझ लीजिए फारूक साहब कि मेरा ताल्लुक कुछ लिखने लिखाने से है। मैं आवारा गर्द हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। इंसानों के दरमियान इंसानियत के जितने भी रिश्ते हैं उन्हें मैं मजबूत देखना चाहता हूँ। यहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, इसीलिए मैंने विजय सिंह साहब से भी मालूमात की है और अब आपके पास आया हूँ ताकि आगे की और मालूमात हासिल कर सकूँ। तभी कमर फारूक साहब बोले, अच्छा, तुम लेखक हो, मतलब तुम हमारे से ये सब पूछने के बाद इसके ऊपर एक किताब लिखोगे जिसमें इंसानों के लिए नसीहतें लिखोगे। देखो अजीज़ मोहतरम, तुम एक लिखारी हो, एक लेखक हो। हालात को सिर्फ ऊपरी नज़र से तुम देख सकते हो, हालात को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तुम जो देखते हो वो अपनी कहानी में शामिल कर देते हो, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। हकीकत यही है कि यही रंग दिल में एक तड़प को पैदा कर देता है। मैंने उनसे कहा, और यही एहसास भी होता है, लेकिन तफरीक जो है वो एक शैतानी अमल है। हर दीन धर्म मोहब्बत का संदेश देता है, मोहब्बत का ही पैगाम देता है। तभी वो चिढ़ गया और कहने लगा, बस फिजूल की बातें हमसे ना करो तो ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। मुझे तो तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं। मैंने कहा, आप मुझसे ताउन कीजिए कि यहाँ पर जो झगड़े, नफरत, ये सब चीज़ें फैली हुई हैं, उन्हें ख़त्म करने में मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ। वो कहने लगे, मियाँ तुम किस खेत की मूली हो? आखिर क्या समझ रहे हो अपने आप को? ज़रा खुद को तो देखो, तुम यहाँ के मामले में क्या ताउन कर सकोगे? ना तुम्हारे पास कोई घोड़ा है, ना ही तुम्हारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ना ही तुम्हारे पास तो मैदान है। हवा खिसक रही है शायद विजय सिंह की। अब तुम देखना शाजिल क्या हालात होंगे यहाँ पर।
बल्कि हम तो एक बात कहें तुमसे, तुम्हारे भले की, अगर तुम यहाँ फंस गए हो तो हमें बता दो। बाल बच्चे भी साथ है क्या तुम्हारे? शादीशुदा हो क्या? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है फारूक साहब। अरे अगर फिर भी हैं तो हमें साफ साफ बता दो जनाब, हम उसे यहाँ से निकाल देंगे। अब देखो तुम तमाशा, अब यहाँ पर क्या होगा तुम अपनी आंखों से देखोगे। खून का खेल खराबा नहीं होता कमर साहब, आप इस हवेली में अपने आदमियों के दरमियान महफूज हैं, लेकिन वो जो आपकी हवेली से बाहर रातों को जाग जाग कर फाका करते हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। तभी कमर फारूक साहब ने बहुत ही बेकार जवाब दिया और कहने लगे, तो हम क्या करें भाई, मैं ही कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं जो सबको खिलाता फिरूं। तुम खुद सोचो, अब क्या हम सबको खिला नहीं पा रहे तो क्या मैदान छोड़कर यहाँ से भाग जाएं? मैंने कहा नहीं, मैं आपको भागने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि मैदान को मोहब्बत के दरख्तों से सजा दिया जाए। विजय सिंह को मार दे क्या हम? उन्हीं की जात का तो है वो, हमने पैदा नहीं किया ये नफरत का सिलसिला, उसी का पैदा करदा है ये नफरत भरा सिलसिला, लोगों को खिलाता है। अगर वो देव सिंह की बजाय बदरुद्दीन खान होता तो हम बताते आपको कि हम उसका क्या कर सकते हैं, मगर विजय सिंह साहब तो ये समझ रहे हैं कि वो देव सिंह के जरिए भूतों प्रेतों की पूरी के पूरी फौज तैयार कर लेंगे और सब जगह उन्हीं का राजपाट होने लग जाएगा। हमेशा सरबुलंदी से रहे हैं शाजिल मियाँ हम लोग भी। मैंने कहा कमर साहब, आप भी जानते हैं कि ये किसी का जाती झगड़ा तो है नहीं, किसी का जाती नोयत का झगड़ा नहीं है आप दोनों के बीच, बल्कि ये तो किसी तीसरे इंसान ने पैदा किया है आप लोगों की दोस्ती को खराब करने के लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर झगड़े की जड़ खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमर फारूक साहब कहने लगे, देखो शाजिल मियाँ साहब, तुम लिखते लिखाते हो, उससे हमें कोई तकलीफ कोई दिक्कत वाजह नहीं हो रही, मगर हकीकत इतनी आसान नहीं होती जिसे कोई लेखक अपने लफ्ज़ों में बाआसानी लिख दे। चलो एक काम करो, तुम खुद कोशिश कर डालो और कुछ अगर तुम कर सकते हो तो कर लो। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ कमर साहब, और मैं यही कहने यहाँ पर आपके पास आया था। देखिए कमर साहब, मैं आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा दिल चाहता है कि आप दोनों के दरमियान ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये नफरत भरी जो दीवार खड़ी हो गई है, इसे मैं ख़त्म कर दूँ और फिर से आप लोगों का दोस्ती भरा रिश्ता लोगों के सामने उभर आए। क्या आप इस नेक काम में मेरी मदद करेंगे कमर फारूक साहब? उन्होंने कहा क्या मदद चाहते हो? कमर फारूक साहब ने इतना कहा तो मैंने उनसे कहा, आपके दायरा इख्तियार में जितने भी लोग हैं उन्हें हंगामा करने से रोकें आप। तभी वो कहने लगे, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब ये जिम्मेदारी अगर मैंने नहीं ली तो ये विजय सिंह ही पूरी करेगा। मेरे तरफ से मैंने लोगों को हंगामा करने वालों को रोक दिया तो वो फिर खुद के हंगामा करने वालों को मेरी तरफ भेजेगा शाजिल, और उसके बाद हम फिर देव सिंह को भी देखेंगे और विजय सिंह को भी। कमर फारूक अली ने मेरा मजाक उड़ाते हुए ये बात मुझसे कही थी। मैंने कहा, अरे महाराज, कोशिश करने में आखिर हर्ज ही क्या है? उसने कहा, कर लो कर लो। अच्छा एक बात कहें शाजिल हम तुमसे? मैंने कहा जी बिल्कुल फरमाइए कमर साहब। तो वो कहने लगे, तुम एक मुसलमान हो लेकिन फिर भी विजय सिंह जैसे के घर तुम रुके हुए थे। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दे तो इसका जवाब आपके सामने पेश करूं। तो वो कहने लगे, अरे छोड़ो, क्या जवाब दोगे? फिर से वही फिजूल बातें लेकर बैठ जाओगे, फिर से उसी ज़बान में ही मुझे जवाब दोगे तुम। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप हकीकत पसंद है तो हकीकत को ज़रूर पसंद करोगे। मैं वहाँ पर इससे रुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ रहकर आपके लिए काम करूँ कमर फारूक अली साहब। मैं आपको वहाँ रहकर ये बता सकूँ कि ठाकुर विजय सिंह अंदर से क्या है और वो आपसे कितना मुतासिर है, आपसे कितनी नफरत रखता है और कितनी मोहब्बत रखता है। कमर फारूक अली ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मैंने कहा, बात की वजाहत आपके सामने है, आप इतने सीधे तो नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा वजाहत ना कराइए वरना गड़बड़ भी हो सकती है। तभी कमर फारूक अली साहब अचानक से अपनी जगह से उठे और मुझे इशारा करके कहने लगे, आओ शाजिल साहब, मेरे साथ आओ तुम। बाकी लोगों जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने वहीं पर बैठने का इशारा किया और मुझे अलग थलग एक जगह पर लेकर खुद चले गए। और उसके बाद मुझसे कहने लगे, देखो अभी तक जो बात हुई है वो एक अलग नौइयत की है। मुझे अच्छा खासा इल्म है इस बारे में शाजिल कि लोग हंगामों से बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी इंसान, यहाँ के लोग हों चाहे कहीं के भी लोग हों, वो झगड़ा नहीं चाहते, और यहाँ के लोग तो रोज़ी कमाना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा, मैं तो सब समझ चुका हूँ, बस मैं तो ये चाहता हूँ कमर फारूक अली साहब कि आप आर्जी तौर पर अपने हल्के अपने ग्रुप के लोगों को हंगामा बर्पा करने से या किसी भी तरह की फिजूल लड़ाई झगड़ा करने से रोकें। तो वो कहने लगे, अगर विजय सिंह ये सब खुलूस से करता है और हमसे अच्छे से पेश आता है तो ठीक है,
लेकिन फिर हम देव सिंह को जरूर देखेंगे। देव सिंह एक शैतान है, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है शाजिल। जब तक वो किला हैदर बख्श की इस बस्ती में नहीं आया था तब तक बहुत पुरसुकून माहौल था, ना ही किसी तरह का कोई झगड़ा था, ना ही कोई नफरत फैली हुई थी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही बात कही है और बिल्कुल सीधी सी बात है और आपको भी इस बात का बेशक अंदाजा है। तभी वो मुझसे बोले अब क्या किया जाए। मैंने कहा बस इतना ना करें कि झगड़ा ना करें। तभी उन्होंने पूछा शाजिल मियाँ तुम कितने दिन की मोहलत चाहते हो? तो मैंने कहा 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए मुझे। तो वो कहने लगे फिर सोच लो। मैंने कहा जी जी फरमाइए आप। तो देखो शाजिल हम तुम्हें साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस मोहलत में ऐसा ना हो कि इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर विजय सिंह कोई हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दे। हमने सरहदी नाकाबंदी कर रखी है, अगर बाहर से कोई अंदर आया असला लेकर या कोई ऐसे हथियार लेकर तो उसे बाहर से ही भून दिया जाएगा, अंदर हम किसी को भी नहीं आने देंगे शाजिल। मैंने कहा बहुत मुनासिब, जैसा आप तसर्रुफ करें वैसा कीजिए। ठीक है फिर हमें मंजूर है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।